ठीक है, इज अ प्रोसेस, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द बेसिक दिस इज एक्सोजेनिक फोर्सेस, दैट्स ऑल। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट को और देख लेते हैं। मैंने आपको दो फोर्सेस बताए हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस के भी दो पार्ट हैं, ठीक है, दैट इज सडन मूवमेंट्स, अनदर वन इज द डायस्टॉर्फिक्स, ये बेसिकली हम कह सकते हैं सडन मूवमेंट्स, अचानक होगा, ये थोड़ा सा स्लो स्लो होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि सडन वाला होगा तो इसके दो पार्ट होंगे, एक तो अर्थक्वेक होगा और वोल्केनिज्म्स वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। जो धीरे धीरे वाला होगा उसमें सर हम देखेंगे वर्टिकल होगा, वर्टिकल का मतलब यहाँ पीरियोजेनिक्स होगा, ठीक है। वर्टिकल हमने देखा कुछ इस डायरेक्शंस में होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है, डायरेक्शंस ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, वो इसके फर्दर डिवीजन को हम देखेंगे। अर्थ के मूवमेंट्स का हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट हम देखेंगे, ओरोजेनिक होगा जिसमें पर्वत का फाउंडेशंस होगा, माउंटेन का निर्माण होगा। हॉरिजॉन्टल दो तरीके से हो सकते हैं, लाइक दीस, ठीक है ना, या हम देखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हमने दो पॉइंट्स देखे हैं, और एपिरोजेनिक्स को हम देखेंगे भाई अपसाइड्स, ठीक है, अपसाइड्स, ठीक है, और डाउन साइड्स, ठीक है। अपसाइड और डाउन साइड हमें देखने को मिलेगा, और डाउन साइड्स में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, सब्सिडेंस एंड द सबमर्जेंस, ठीक है। इसके पहले, ठीक है, हम लेफ्ट लिफ्टमेंट और भी इमर्जेंस को देखेंगे, बट ये टर्मिनोलॉजीज अभी हमें समझ में आनी है, अभी हम उस पर देखेंगे। तो ये मॉडल तौर पर हमने चार्ट को ही कवर किया है अभी। इंडोजेनिक फोर्सेस के बाद हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में ड्यूरेशन से वाला प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें हमें वेदरिंग्स, इरोजन्स, ठीक है, ये वाले फैक्टर्स मिलेंगे, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ये सब फैक्टर्स, ठीक है। अब ये हम उनको देखने वाले हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज जियोमॉर्फिक। जियोमॉर्फिक का मतलब है अर्थ का मूवमेंट्स, और अर्थ का मूवमेंट्स जो है वो बेसिकली बिकॉज डिपेंड होता है टू फोर्सेस पर, ठीक है। एंड दीस टू फोर्सेस कॉल्ड इंडोजेनिक एंड द एक्सोजेनिक, ठीक है। दिस इज द थियोरेटिकल पार्ट्स, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग्स, ठीक है। और इसके लिए दो बल रिस्पॉन्सिबल हैं, इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, ठीक है। और यहाँ पर इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स में क्या अंतर है, तो इंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, दैट इज जनरेटेड द बेसिकली डिफरेंस इन द क्रस्ट। क्रस्ट मतलब बाहरी वाले भाग में क्रस्ट, डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब है या तो वो ऊपर उठाते हैं या वो बेसिकली नीचे जो है वो आपका दैट इज बेसिकली क्रस्ट को क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से मोटे तौर पर हम यहाँ देखें तो ये वाली कहानी आपको देखने को मिलेगी। दिस इज डाउन साइड्स या अप साइड्स, है ना, विषमताओं को उत्पन्न कर रहा है। विषमता का मतलब है भाई जो चीज आपकी चल रही है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये प्लेन है। विषमता क्या होगी भाई, आप चाहे तो ऐसे बना लीजिए, लेट्स सपोज लाइक दिस, ये ऐसे बना लीजिए, ये क्या हो गई, विषमता हो गई। विषमता का मतलब है दैट इज भाई नॉर्मल ये चीज है, ठीक है, ये नॉर्मल चीज है। इसको हम और दूसरे पेन से देख लेते हैं, दिस इज नॉर्मल थिंग्स। और ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, विषमता हो गई भाई। आप आपसे ऊंचा हो गया, ठीक है, दैट इज विषमता हो गई। ये नीचे हो गया, ये भी विषमता हो गई भाई। नीचे ऊपर चला जाना, यही तो बेसिकली क्या है, ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। और इंडोजेनिक फोर्सेस यही करता है, इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही बेसिकली विषमताएं बनती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस तो क्या करता है, उसको बराबर लाने की कोशिश करता है। देखिए कितना अच्छा फैक्टर है, बहुत ही सिंपल है, प्रकृति है, नेचर है भाई। फोर्सेस जो हैं वो इस तरीके से लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाइल द एक्सोजेनिक फोर्सेस इज द प्लेन्स फाउंड अस टू रिमूव दीस एसिमेट्रीज, ठीक है, जो इन विषमताओं को उत्पन्न करते हैं उनको ये दूर करने की कोशिश करते हैं। यही है हमारा इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस, और यही है प्रकृति। इसे हम यहाँ से भी दे सकते हैं। एंड दिस इज डिग्रेडेशन प्रोसेस, दिस इज बेसिकली एग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है। एंड दिस इज बेसिक ग्रेजुएशन, ठीक है, दैट इज बेसिक समतलीकरण। और ये क्या होगा, बिकॉज, ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। डिग्रेडेशंस एंड द बेसिक एग्रेडेशंस, ठीक है, इज अ प्रोसेस, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द बेसिक दिस इज एक्सोजेनिक फोर्सेस, दैट्स ऑल। आई होप ये चीज समझ में आई होगी भाई। तो ये हमने देख लिया, अब थोड़ा सा डिफरेंसेस और देख लेते हैं भाई। देखो भाई ये चीज मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इंडोजेनिक फोर्सेस कहाँ लगेंगे भाई, इनसाइड ऑफ द अर्थ, ठीक है, इनसाइड ऑफ द अर्थ का अंदर है, अंदर, ठीक है। एक्सोजेनिक कहाँ लगेंगे, बाहरी रूप से लगेंगे, अब ये भी समझा दिया। अब देखो यहाँ पर और चीजें देखते हैं। द इंडोजेनिक फोर्सेस को कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे क्रिएटेड द रिलीफ फीचर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया कि भाई इंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएशंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्रिएशंस क्या कर देंगे, या तो आपको या तो आप गड्ढा बना देंगे, या किसी पर्वत बना देंगे, दैट इज माउंटेन बना देंगे भाई। अब जब भाई गड्ढा बना दिया है, ठीक है, करेक्ट है, तो ये कुछ ना कुछ तो बना है ना भाई, गड्ढा तो बना है ना, दैट इज बेसिकली सिंपल थिंग्स। भाई चलो ये नहीं समझ में आ रहा तो चलो माउंटेन की बात कर लो।
इंडोजेनिक फोर्सेस ने क्या किया भाई, माउंटेन बना दिया। अब माउंटेन बना दिया तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव वर्क हो गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शंस कर रहा है। लेकिन एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या करेगा सर, इस चीज को बराबर खत्म खत्म करने की कोशिश करेगा, और बाबल बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है, आपका इस चीज को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और इसी को कहा जाता है बेसिकली डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस बिकॉज एज दे एट द टाइम रिजल्ट्स ठीक इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स थ्रू आउट द वेदरिंग एंड द इरोजन एक्टिविटीज। वेदरिंग क्या है भाई, तोड़ना। ठीक है, हमने बताया था यारा और यारा गाना के द्वारा क्या हो रहा है, जो कलाकार है वो बेसिकली क्या कर रहा है, ठीक है, अपने पैर के माध्यम से चट्टान को तोड़ रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वेदरिंग। और ठीक है, हम देखेंगे बेसिकली कह सकते हैं वेदरिंग की प्रोसेस होती है, और वेदरिंग की प्रोसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वही तो इरोजन प्रोसेस है। तो इरोजन प्रोसेस जो हो रहा है, ठीक है, तो मतलब मोटे तौर पर एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, जबकि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, ये हमने देख लिया भाई। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं सर। इसके एग्जांपल हम देखेंगे दैट इज बेसिकली इंडोजेनिक फोर्सेस के, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दैट इज वोल्केनिज्म एंड बेसिकली अर्थक्वेक्स। ठीक है, और एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस के वो क्या होंगे, ठीक है, ये इंडोजेनिक है, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस है, और इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, विंड्स है, ग्लेशियर्स हैं, ये सब आपके आ जाएंगे। ये सब वो कारक हैं, ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, डायस्टॉर्फिक्स। ठीक है, दैट इज बेसिकली सॉरी, ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, दैट इज स्लो एंड बेसिकली सडन। ठीक है, इन पर हम डिफरेंशिएट करना है, तो बिल्कुल इस चार्ट को ही फॉलो करेंगे सर, आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो डायस्ट्रॉफिक एंड द सडन मूवमेंट्स को हम दो पार्ट में अब देखो क्या है कि जल्दी से कंपैरेटिव वे में सीख लो तो जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, एक जब सीखने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ। पहले सडन को देख लेते हैं। सडन में क्या होगा भाई, अचानक से जो है इंटरनल्स जो है वो बेसिकली इंटरनल वाले पार्ट में सडन चेंजेस आएंगे। जबकि इस वाले में क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। चलो ठीक है, और ये भी क्या हो सकते हैं भाई, देखो ऐसा देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड में होंगे, ये लॉन्ग टर्म पीरियड में होंगे। ये बेसिकली धीरे धीरे जाएंगे, ये सॉरी ये धीरे धीरे होंगे, लॉन्ग टर्म है तो ये धीरे धीरे जाएंगे, ये अचानक होंगे। ठीक है, तो भाई एक है भाई आपकी भाई आपकी जो पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, और एक जो है वो बेसिकली आपकी शताब्दी है, वंदे मातरम है, जो आपको ट्रेन कहना हो कह लीजिए भाई। आज की डेट में तो वंदे मातरम हो गया, तो वंदे मातरम वाला पार्ट ये हो जाएगा, और ये धीरे धीरे चल रहा है। अब ये जो धीरे धीरे भी चलना है तो सर वो बेसिकली क्या है, लॉन्ग टर्म लेगा। ठीक है, और ये अचानक हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म वाला जो होगा सर उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक साइड हॉरिजॉन्टल होगा, एक साइड वर्टिकल होगा, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स वाले पॉइंट्स को यदि हम देखें तो इसको कहेंगे पीरोजेनिक से या ओरोजेनिक। क्या है ओरोजेनिक में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्षैतिज होगा, क्षैतिज मतलब हम देखेंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। जबकि बेसिकली हम देखेंगे पीरोजेनिक्स में क्या होगा, दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर का होगा। ठीक है, ये सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, इससे की वजह से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें समझने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पर जब ऊपर नीचे कोई मूवमेंट होता है तो इसकी वजह से अंडर दिस कंटिनेंट्स प्लेटू सेडिमेंट्री प्लेन्स आर फॉर्म्स। या तो कंटिनेंट्स बनेंगे, या प्लेटूज बनेंगे, या सेडिमेंट्री प्लेन्स बनेंगे। सेडिमेंट्री प्लेन्स का मतलब हमने पता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली कह सकते हैं कि भाई सेडिमेंट जमा हो जाएंगे, प्लेन्स बनेंगे। भाई देखो सीधी सी बात है, इपीरियोजेनिक्स में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, भाई ऊपर या नीचे होगा, है ना। देखो मूवमेंट जो है मैंने आपको बताया कि भाई ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर सेट दैट इज बेसिक कह सकते हैं कि वर्टिकल है, वर्टिकल में ऊपर या नीचे होगा। ऊपर वाले में देखो भाई या तो क्या होगा, पठार बन जाएगा। ठीक है, दैट इज बेसिक P2 बन जाएगा। नीचे बन जाएगा तो भाई गड्ढा बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि भाई की सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे, सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे तो भाई क्या हो जाएगा, भाई धीरे धीरे प्लेन बन जाएगा। तालाब जैसे आप देखेंगे भाई कि आपके जैसे तालाब होता है, ठीक है, तालाब में यदि पानी सूख जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो एक तरीके से प्लेन बन जाएगा, और लोग वहां क्रिकेट खेलने लगते हैं, प्लेन बन गया, मैदान बन। ओरोजेनिक्स में क्या होगा सर, ओरोजेनिक में बेसिकली पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, और पर्वत का निर्माण होगा तो सर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस। बस ये चीज ध्यान रखना है। तो हमेशा ये ध्यान देना, दैट इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ द बेसिकली दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड ओरोजेनिक्स एंड एपिजेनिक्स। मतलब क्या हो जाएगा सर, हम देखेंगे पर्वत, इसके अंदर पठार और महाद्वीपों का निर्माण होगा, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम देखेंगे पीरियोजेनिक दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दैट इज अपवर्ड्स एंड बेसिकली डाउनवर्ड्स। और अपवर्ड और डाउनवर्ड्स को अब हम चार्ट आप शॉर्ट में आप क्रिएट कर लीजिए, उस चार्ट को हमें यहाँ देखना है। इन द अपवर्ड मूवमेंट द सरफेस राइज अबव द सरफेस नियर विच इज कॉल्ड द अपलिफ्टमेंट। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, डाउनवर्ड्स। देखो भाई इतना तो समझ में आता है, अपवर्ड मतलब ऊपर, डाउनवर्ड मतलब नीचे।
ऊपर नीचू, दैट इज सिंपल हमें देखना है, ठीक है। अब ये तो इतना समझ में आ गया कि भाई ये चीज होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है भाई, यदि हम देखें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं भाई, तो ये क्या हो गया, एक रेफरेंस लाइंस के संदर्भ में देखा जाए तो ये हमारी एक कोई मेजरिंग लाइन होगी, इसके रिस्पेक्ट में ऊपर उड़ जाना प्रोसेस है, और इसके रिस्पेक्ट में नीचे चले जाना वही डाउनवर्ड मूवमेंट है। और इससे क्या होता है अभी देखते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हम देखेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज निकल कर आ रही हैं। अब देखिए क्या होता है कि भाई ऊपर उठ रहा है तो भाई एक तो क्या होगा, पानी के आसपास होगा, मतलब समंदर के आसपास होगा, या एक तो कोस्टल एरिया में होगा। यदि ऊपर उठना, यदि महाद्वीप का, यदि किसी कोस्टल एरिया का, यदि इस कंटिनेंट वाला भाग उठ जाए तो इसे कहा जाएगा इमरजेंस। लेकिन यदि यहाँ पर देखें, कोस्टल एरिया याद रख लेना, यहाँ पर कोस्टल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर सी एरिया है, इसको ऐसे समझ लीजिए लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ दो टर्मिनोलॉजीज हैं। एग्जैक्टली क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि दैट इज अपलिफ्टमेंट इज द प्रोसेस इज रिलेटेड टू द बेसिकली प्लेटूज। प्लेटूज या कह सकते हैं महाद्वीप या कंटिनेंट वाले पार्ट्स रहेगा, दैट इज बेसिकली अपलिफ्टमेंट होगा और इस वाले भाग में डाउनवर्ड की ओर ही जाएगा। लेकिन यदि यदि कंटिनेंट्स के कंटिनेंट्स में उठेगा तो इसे कहा जाएगा दैट इज बेसिकली अपलिफ्टमेंट, इसे हम हिंदी में कहेंगे उत्थान, ठीक है ना। और यदि कहें समंदर के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, समंदर के अंदर कोई भाग ऊपर उठ जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट्स, दिस इज कॉल्ड द इमरजेंस। और इधर देखिए, इधर हम देखें तो बेसिकली हम देखेंगे कि यदि कोई चीज डाउन की ओर जा रही, क्योंकि सर ये क्या था, डाउनवर्ड वाला ही था, और डाउनवर्ड यदि कोस्ट काउंट कंटिनेंट में जाएगी तो उसे कहा जाएगा दैट इज सब्सिडेंस, और इसे कहा जाएगा, ठीक है, समंदर के अंदर हो रहा है तो ये सबमर्जेंस होगा। अब इतना समझ लीजिए, और अब पिक्चर के द्वारा तो ये चीजें समझ में आ ही गई। तो अपवर्ड दो तरीके से हो सकते हैं सर, सीधी बात है, दैट इज बेसिकली कह सकते हैं कोस्टल एरिया में होगा, और एक होगा कंटिनेंट एरिया में। कंटिनेंट एरिया में होगा, कंटिनेंट का मतलब हम कह सकते हैं महाद्वीप वाले भाग में होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द अपलिफ्टमेंट, है ना, ओ सॉरी, हाँ, अपलिफ्टमेंट आपका आएगा, ठीक है, दिस इज अपलिफ्टमेंट, है ना। और यदि जो है कोस्टल एरिया में होगा, समंदर के में होगा, और समंदर में इस चीज को कहा जाएगा इमरजेंस, ठीक है। अब आपको कुछ एग्जांपल याद आ रहे हैं, इमरजेंस, ठीक है, सबमर्जेंस, ठीक है ना, या बेसी अपलिफ्टमेंट या सब्सिडेंस के, अभी हम इस पर डिस्कशंस करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल आप देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे हम देखेंगे कि बेसिकली काठियावाड़, ठीक है। अब यदि आप देखिए, आपने एटलस देखा होगा, और एटलस में आपको देखने को मिलेगा गुजरात, और गुजरात कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये मैं आपको दिखाई, ऐसा कुछ है भाई, ठीक है। मेरा मैप ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझ में आए, काठियावाड़ मतलब गुजरात का ये वाला रीजन। और यदि आप इसको गौर से देखेंगे अपने एटलस में, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है कि कुछ डॉट 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 देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है भाई, ये जो है वो बेसिकली क्या है कि पृथ्वी का ये वाला भाग जो है, दिस दिस काठियावाड़ रीजन इज गोइंग टू डाउन, ये डाउन चला गया है, ठीक है भाई, करेक्ट है। तो इसके एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिलेगा, और यहीं से हम देखेंगे तो इसके पीछे का कारण है कच्छ वाला भाग जो है 1819 में भूकंप आया, और उसकी वजह से ये चीज देखने को मिलेगी। तो सबमर्जेंस के एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हम सबमर्जेंस, एक मिनट, हेलो, तो सबमर्जेंस के एग्जांपल हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इमरजेंस, ठीक है, और सबमर्जेंस। इमरजेंस मतलब हमने देखा, देखो भाई फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इमरजेंस का मतलब हम देख रहे हैं कि दैट इज बेसिकली कोस्टल का ऊपर उठ जाना, सबमर्जेंस का जो है वो डाउन की ओर चले जाना, वही हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, इमरजेंस एंड द सबमर्जेंस, ठीक है। इमरजेंस में हम देखेंगे काठियावाड़, ठीक है, और कच्छ का वाला भाग है वो डाउन की ओर चला गया है, ये कुछ उसके एग्जाम्पल हैं, दैट इज कोरिंगा, कोरिंगा नियर द माउथ ऑफ द गोदावरी, ठीक है, कावेरी पत्तनम, कावेरी डेल्टा जो है वो इसके अंतर्गत आएगा, दैट इज इमरजेंस के अंतर्गत आएगा। सबमर्जेंस मतलब ये ऊपर उड़ गए, ध्यान दीजिएगा, और ये नीचे उड़ गए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो तिरुनवली में, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, और इस तरीके से आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये है भैया एग्जांपल्स, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, कोरिंगा, ये आप मेंशन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। मुद्दा जरूर याद रखिएगा, जब कोस्टल एरिया की बात होगी तो भाई ये क्या हो जाएगा, दिस इज अपलिफ्टमेंट। यदि तटीय क्षेत्र की होगी, कोस्टल एरिया की होगी, दिस इज इमरजेंस, ऊपर उठना, इमरजेंस, इमरजेंस, इमरजेंस होता है ना,
देखो इसको इंग्लिश से ही ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। यदि हम देखेंगे दैट इज सबमर्जेंस, मतलब बेसिकली कह सकते हैं डाउन की ओर चला जाना, और डाउन की ओर यहाँ पर हम देखेंगे सुंदरबन जो है वो निमज्जन का ही एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। आप सुंदरबन जब आप देखेंगे तो ये कहाँ मिलेगा, दिस इज यू विल इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आप सुंदरबन का डेल्टा है उसको यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे अंडमान और निकोबार, भारत का मैप देखिए, और भारत के मैप को जब आप देखेंगे तो भारत से ही लगा हुआ है बेसिकली अंडमान निकोबार, ये भारत का ही ये वाला भाग है। और ये डाउन चला गया है कौन सा वाला भाग, ठीक है, जो अंडमान निकोबार के बीच में था। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत से ही जो लगा हुआ हिस्सा है, ठीक है, अराकाम योमा का, ठीक है, या हम कह सकते हैं हिमालय का ही भाग है, ये वाला भाग नीचे चला गया है, जिसकी वजह से समंदर में हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसे अंडमान और निकोबार कहेंगे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो है वो बेसिकली कह सकते हैं अराकान, अराकान दैट इज बेसिक कोस्टल एरिया है ना, ये यहाँ है अराकान, ये वाला पार्ट है, इससे अलग हो गया है, और ये वाला भाग जो है नीचे चला गया है, निमज्जन हो गया है, सब्सिडेंस हो गया है, ठीक है। और उसको हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आपको याद रखना होगा, और इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आप गल्फ ऑफ मन्नार को भी इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। ए पार्ट ऑफ द फार्मर टाउन्स, ठीक है, महाबलीपुरम नियर द बेसी चेन्नई इज द सबमर्जेंस इन द सीज, ठीक है। अब देखो कि ये महाबलीपुरम, यदि आप देखें इसको, महाबलीपुरम को हम यहाँ देखेंगे, यू विल फाइंड आउट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। ये मामल्लपुरम है ना, ये पल्लवों के द्वारा बनाया गया एक शहर था, ठीक है। और ये क्या हो गया, सबमर्जेंस, सबमर्जेंस मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट इज बेसिकली कह सकते हैं कि वो चेन्नई के पास में है, और वो आपको इस तरीके से इसका एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हैं आपकी वो चीजें। अब थोड़ा सा फॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। देखो भाई फॉल्ट क्या है, अभी मैंने आपको दो बताया था, ठीक है। देखिए अभी हमने देखा था कि दैट इज बेसिकली कुछ इस तरीके की चीज हो जाएंगी, और एक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लेट्स जो है, या हमारा जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल ही लग रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि ये सर ये क्या होगा, ये वाली जो चीज होगी इसको कंप्रेशन कहा जाएगा, इस वाली चीज को हम कहेंगे तो इसे टेंशन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है इस वजह से। और अब हम देखें तो सर फॉल्ट जो बनता है वो बेसिकली किस वजह से बनता है, आप देख लीजिए, दैट इज बेसिकली टेंशन की वजह से। तो सबसे पहला तो हमें यही देखना है कि टेंशन की वजह से, अब देखो भाई, ये देखो, ये मान के चले कोई चट्टान है ना, और ये कोई चट्टान है लेट सपोज, और आप इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, और आप इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज बेसिकली कह सकते हैं कि फॉल्ट आ जाएगा। फॉल्ट का मतलब है ब्रांच, ब्रांच का मतलब हम कह सकते हैं इनके बीच में एक तरीके से दरार आ जाएगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, या हम देखेंगे कि कंडीशंस इस तरीके से होगी, तो इस तरीके को हम कहते हैं फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब है बेसिकली उसके बीच में चट्टानों में ब्रांच आ जाना। अब देखो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं भाई, बीच में क्रैक्स आ जाते हैं, वैसे ही आप समझने की कोशिश करिए। अब इसमें क्या होता है कि भाई इसमें दो, इसमें कई प्रकार के आपके फॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या देखो, अब फॉल्ट जो है वो बेसिकली क्या होंगे भाई, कि ये इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब यदि इसको ऐसे देखने की कोशिश करो, ठीक है, दैट इज बेसिकली कह सकते हैं कि ये खंड जो है वो एक डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन में लगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल में ही ये वाली आएगी, लेकिन जब यहाँ पर हम इसके टाइप्स की बात करेंगे तो क्रैकिंग्स ऑन द ब्लॉक्स मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस। क्रैक होने के बाद, ध्यान देना, क्रैक होने के बाद यहाँ पर जो है वो ब्लॉक्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे, और यदि वो सेम डायरेक्शन में मूव होंगे तो इसे कहा जाएगा रिवर्स फॉल्ट, और इसे कहा जाएगा दैट इज बेसिक कह सकते हैं कि नॉर्मल फॉल्ट। ध्यान देना, यदि आप इसको कंफ्यूज, ये देखो भाई मैंने पहले क्या बताया, पहले तो ये चीजें देता है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, लेकिन इस अपोजिट डायरेक्शंस के बाद ये ब्लॉक जो है वो बेसिकली अलग अलग दिशा में चले जाएंगे, तो इसे कहा जाएगा नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है। लेकिन यदि बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये दोनों ब्लॉक ए टूटने के बाद, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, तो इसे रिवर्स फॉल्ट कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, कंडीशन हमेशा यही लगेगी, ध्यान देना, फॉल्ट के लिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ब्रांच की वजह से कुछ लैंडफॉर्म बनती है, ये सब थर्ड ऑर्डर में आएंगे बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर्स क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, और थर्ड ऑर्डर्स में हम देखेंगे दैट इज रिफ्ट वैली। याद करिए, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, मैंने आपको ये समझाया था कि भाई ये कोई चट्टान है, और इस चट्टान के मान के चलिए कोई तीन भाग हैं, ए बी सी, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में क्या हो गया,
फॉल्ट आ गया, यहाँ फॉल्ट आ गया, इन सच कंडीशन ये वाला भाग जो है वो नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। ए और बी जो है वो अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, ठीक है, और कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, और इस वजह से ये जो बनता है उसे कहा जाएगा रिफ्ट वैली, ठीक है भाई। तो देखो भाई यहाँ पर भी देखिए डायग्राम्स, ये देखिए इस तरफ से यहाँ से देखने को मिल रहा है कि देयर इज अ टेंशन, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा लगेगा, और इसकी वजह से जो बीच वाला भाग है दैट इज मूव इन द डाउनवर्ड साइड, ठीक है, और जब मूव वाला हो जाएगा डाउनवर्ड साइड, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ द रिफ्ट वैली। ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से। तो अब ये देखो, अब ये ब्लॉक्स टूटने के बाद है ना, टूटने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान देना, ये वाला काइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नॉर्मल फॉल्ट कहा जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि रिफ्ट वैली इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, दैट इज नर्मदा रिफ्ट वैली एंड ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ है बेटा, ठीक है, याद है? ग्रेट रिफ्ट वैली, वेर यू विल फाइंड आउट। अब मैंने देखो लोकेशन नहीं रखा है, अब ये आपको फाइंड आउट करना है, और अभी तक आपने नहीं फाइंड आउट किया है तो सर ये बड़ी ही दुखद व्यवस्था है, ठीक है, ये दुखद घटनाक्रम है, ठीक है। आपको ये याद रखना है और पता होना चाहिए कि ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ है। ऑफ कोर्स अफ्रीका में है, ठीक है, लेकिन आप आज भी जाकर चेक कर लिए। अब और देखते हैं सर, इसकी वजह से हम देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे, मैंने आपको बताया है कि बेसिकली क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बेसिकली ये वाला भाग नीचे की ओर चला जाएगा तो रिफ्ट वैली हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये बेसिकली क्या होगा, ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा, हमें यहाँ पर देखेंगे कि बीच वाला भाग जो है, अब देखो, when two parallel fault lines, the plots of the both sides rise up and the intermediate portions remain the same। अब होता ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला पॉइंट्स तो यहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों भाग ऊपर उड़ जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये वाला भाग इधर ही है, ये वाला भाग ऊपर उड़ गया, ये यहीं रहा, मतलब ये अपसाइड मूवमेंट आ जाएगा। और जब अपसाइड मूवमेंट आ जाएगा तो दिस दिस इज कॉल्ड अ रैंप वैली, रैंप कहा जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, बस फर्क इसमें ये है कि भाई कि पहले वाले में रिफ्ट वैली में ये वाला डाउन गया था, करेक्ट है। अब ये वाला जो है अपनी जगह फिक्स रखेगा, ठीक है, लेकिन ये वाले मूव ऑन हो जाएंगे अपसाइड्स, एंड दिस इज कॉल्ड द रैंप वैली। ऐसा भी होता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रह्मपुत्र रिवर वैली। तो नर्मदा इज रिफ्ट वैली, रैंप वैली इज ब्रह्मपुत्र, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है, देखना समझना इस तरीके से देखना। और देख लेते हैं भाई फॉल्ट से बनने वाली कौन कौन सी आकृति, ये सब आकृति जो है वो किस में आएंगी, ऑल दीज कंसीडर इन द बेसिकली थर्ड ऑर्डर कैटेगरीज। अब देखिए सर क्या होता है कि जब दो ब्लॉक माउंटेन्स है ना भाई, देखो क्या होता है कि मैंने अभी आपको रिफ्ट वैली बताया, तो ये वाला पार्ट अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन बीच वाला भाग नीचे की ओर चला गया, ये वाला भाग अपनी जगह है। जो अपनी जगह है सर वो क्या है, ब्लॉक माउंटेन, वो खंड पर्वत के समान है, ठीक है, तो खंड पर्वत होंगे। और इस तरीके से हम देखेंगे, इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं सतपुड़ा और विंध्याचल है, नाम तो सुना ही होगा। और सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में ही भाई, ये सतपुड़ा हो गया, ये विंध्याचल हो गया, और इसके बीच में ही एक रिवर बहती है जिसका नाम है नर्मदा। और नर्मदा जो है वो बेसिकली हम देखेंगे सॉरी उल्टा बोल दिया, ताकि ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, और रिवर का फ्लो ऐसे, तो ये ध्यान देना, ये ऊपर पहले ये आएगा ऐसे, हालांकि कोई दिक्कत नहीं था। तो विंध्याचल पहले, फिर इसके बाद रिवर नर्मदा, इसके बाद सतपुड़ा, और फिर उसके बाद आपको मिलेगी ताप्ती रिवर्स। तो ताप्ती रिवर्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब कुछ और आकृतियां हैं, ठीक है, दैट इज ग्रेवॉन्स, ठीक है, उनको थोड़ा देख लेते हैं, और या हॉर्स कह लेते हैं, जब किनारे के भाग, अब देखो भाई क्या होता है कि कई फॉल्ट्स आ सकते हैं, है ना, when the edge of the faults remain the same and the middle part rise, ठीक है। भाई देखो क्या होता है कि इस वाले भाग में यदि देखें कि मिडिल वाला भाग जो है वो राइज हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भाग इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला भाग इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप्स के जो माउंटेन्स बनते हैं वो उनको हॉस्ट कहते हैं, एक तरीके के ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, ध्यान देना, एक तरह का ब्लॉक माउंटेन ही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली मोटे तौर पर क्या है, ये वाला भाग ऊपर उठ रहा है ना, ठीक है, तो ये हॉस्ट हो जाएगा, और दोनों साइड आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलेंगी। उस वाले भाग को हम यहाँ पर हॉस्ट माउंटेन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये रिफ्ट सरफेस इज फॉर्म्स इन द बोथ साइड ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। और इस प्रकार की जो घाटी बनती है, और इसकी वजह से जो घाटी बनती है, अभी हम रिफ्ट वैली नहीं कहेंगे, इसको हम ग्रेबॉन कहेंगे, देखिए दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं, इस तरीके से जो घाटी बन रही है इसको ग्रेबॉन कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है वॉसजेस, यू विल फाइंड आउट इन द यूरोप।
ठीक है, ये देख ली भाई, ये माउंटेन ये वाला भाग जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना? ये वाला भाग नीचे चला जाता है, ये वाला नीचे चला जाता है, ठीक है? तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये वाला भाग जो है इसको ग्रेवोन कहा जाएगा, ठीक है? अब फोल्ड क्या है? देखो भाई फोल्ड है ना, देखो भाई अभी-अभी मैंने बताया भाई कि अभी ये डायरेक्शंस अपोजिट थी, दिस कॉज़ इज कॉल्ड द फॉल्ट। और अब आते हैं फोल्ड, और फोल्ड कैसे होंगे भाई? ये हैं सेम डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस, और सेम डायरेक्शन में बनते हैं, तो इसकी वजह से हम देखेंगे फोल्ड पढ़ते हैं, और इसी की वजह से हमने फोल्ड माउंटेन पढ़ा था, याद करिए। तो फोल्ड माउंटेन ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इससे हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, और एक दूसरे पर चढ़ जाने की वजह से एक भाग ऊपर उठता है, एक भाग नीचे उठता है, और इसी प्रोसेस को हम एंटीक्लाइन सिंक्लाइंस कहते हैं। एंड दिस इज द फोर्स ऑफ द कंप्रेशन, एक जगह से यहाँ, एक जगह से यहाँ। आपको यदि ये चीज समझना है तो सर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आटा लेना और आटों के दबा देना, ठीक है? कुछ इस तरीके से लेयर्स में लेना, और आप एक कोने से दबाएंगे, दूसरे कोने से दबाएंगे, तो एक भाग ऊपर उठ जाएगा, दूसरा भाग नीचे चला जाएगा। दिस इज एंटीक्लाइन, दिस इज सिंक्लाइन, ठीक है? हालांकि ये जो मेरी बात मैंने आपको बताई आटे की, भी भाई खाना बनाते समय आटा करते हैं ना वो बच्चे, तो वैसा आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये अप साइड ये डाउन साइड, ठीक है भाई? तो ये है भैया आपका काइंस, ठीक है? और ये इसके कुछ टाइप्स हैं, इस पर जाने की जरूरत नहीं है। चलो और देखते हैं। अब हाँ, ये चीज ध्यान रखना है कि अब देखो ये है आपकी चट्टान, लेट सपोज, और फोर्सेस कहां से लग रहे हैं? ये। अब ये चट्टान सॉफ्ट होगी तो क्या होगा? जल्दी से उसमें फोल्ड आ जाएंगे ये। एक भाग ऊपर उठ जाएगा एंटीक्लाइंस, और नीचे चला जाएगा वो है सिंक्लाइंस, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, मतलब फोल्ड इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द रॉक्स, कितनी ज्यादा कठोर है, कितनी ज्यादा सॉफ्ट है, ये इन मुद्दों के आधार पर ये चीज समझ ये देखने को मिलेगी। तो जितना ज्यादा बेसिकली कोमल चट्टान होगी उतना ज्यादा फोल्ड आपको देखने को मिलेगा। यदि चट्टान हार्ड होगी तो सर वलन कम होगा, फोल्ड कम होगा, ये तो हमें पता ही, ठीक है? सिमेट्रिकल हो सकते हैं या सिमेट्रिकल हो सकते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब है अपने हाथ दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो भैया इनके जो पंख है दैट इज ये दोनों एक दोनों के समान है तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये जो है इसके समान नहीं होगा तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, इसके इस है ना एक्सेस इसके, ठीक है? सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे। और हमने जो है वो एक इस वाले सेगमेंट को अभी अभी कंप्लीट कर लिया। दिस इज अपलिफ्टमेंट, इमरजेंस, ठीक है, सब्सिडेंस एंड द सबमर्जेंस, ठीक है? इसके अलावा हमने टेंशन देखा, कंप्रेशन देखा। टेंशन हमने देखा अपोजिट डायरेक्शंस में, कंप्रेशन हमने देखा जो सेम डायरेक्शंस में, और इसकी वजह से फोल्ड पड़ते हैं और रैपिंग्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये वाला पार्ट हमने अभी अभी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, और आगे हम किस वाले सेगमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, सडन मूवमेंट्स को, लेकिन आज नहीं, इसको हम कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।